4 ही चैप्टर तो हैं यार 10th के, कर लेंगे आसानी से, एनएसजीएस हो जाएगा। 4 नहीं है सर। बेटे यहीं पे तो दिक्कत है कि अगर आप ऐसा मान के चल रहे हो वो जो स्कूल में आप 9वीं 10वीं में 4 चैप्टर पढ़ के और एनएससीजीएस के लिए चले जाओगे तो बहुत बुरी तरह से लंका लगने वाली है। 2015 से लेके 2025 तक के सारे एनएससीजीएस पेपर्स खुद बैठ के एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया और उसके हिसाब से हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाए। तो अगर आप भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि भाई वो जो 9वीं और 10वीं के 4 चैप्टर हैं जो आपके स्कूल में लल्लू पुंजू तरीके से आपको पढ़ा दिया जाता है और उनको निपटा के आप एनएससीजीएस जैसे ओलंपियाड चले जाओगे तो भाई बहुत बुरा फंसने वाले हो। वही फिर एक बार देखते हैं कि किस ऑर्डर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं। यार फिजिक्स तो मैं कर ही रहा हूँ, बायोलॉजी भी हो रही है, रही बात केमिस्ट्री की, 4 ही चैप्टर तो हैं यार 10th के, कर लेंगे आसानी से, एनएसजीएस हो जाएगा। 4 नहीं है सर। हाँ। 4 9th के भी। ओह 8 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर तो इजी से ही है उनके, उसमें बस क्या ही ऐसा है, ही मतलब यही एनएसजीएस हो माहौल जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जर्नी ऑफ एटम, बात खत्म हो जाती है। मतलब वही सब में बात खत्म हो जाती है। लेकिन बेटे यहीं पे तो दिक्कत है कि अगर आप ऐसा मान के चल रहे हो वो जो स्कूल में आप 9वीं 10वीं में 4 चैप्टर पढ़ के और एनएससीजीएस के लिए चले जाओगे तो बहुत बुरी तरह से लंका लगने वाली है। क्योंकि आज हम जब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो मैंने और सतीश सर ने 2015 से लेके 2025 तक के सारे एनएससीजीएस पेपर्स खुद बैठ के एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया और उसके हिसाब से हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि हम आपको किस स्ट्रक्चर में कितने टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि भाई वो जो 9वीं और 10वीं के 4 चैप्टर हैं जो आपके स्कूल में लल्लू पुंजू तरीके से आपको पढ़ा दिया जाता है और उनको निपटा के आप एनएससीजीएस जैसे ओलंपियाड चले जाओगे तो भाई बहुत बुरा फंसने वाले हो। 8 चैप्टर से कुछ वही नहीं फिर होगा। पता है इनका क्या होगा सर? वही होगा जो रदरफोर्ड के मॉडल के साथ हुआ था। आ, घूमते तुम्हारा दिमाग कम होगा और फेलियर में गिरेगा जाके। वही जैसे इलेक्ट्रॉन वहां पर न्यूक्लियस में घुस के कोलैप्स कर रहा था, तुम्हारा दिमाग कहाँ कोलैप्स करेगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। खैर ठीक है सर। हम एक बार देखते हैं कि किस ऑर्डर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सर हमने पूरी प्लानिंग की है तो ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम एडवांस लेवल से उठा रहे होंगे। हम पाताल से आपको ऊपर की तरफ ले जाएंगे कि भाई आप इस समय जो भी कुछ पढ़ो वो सारी चीजें जब आप 11th 12th में पढ़ने आओ, जब आप जेईई या नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने आओ तो वो सारी चीजें एज इट इज वहां पर यूज हो रही हो, उनका आपको डायरेक्ट फायदा मिल रहा हो। हम इस तरीके से प्लान करके आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मतलब एज मिल जाएगा सीधे बहुत शानदार लेवल का एज तुम्हारा मिलेगा। स्कोर कार्ड चालू होगा हाफ सेंचुरी से। एग्जैक्टली मतलब आप समझो कि जब आपके बाकी साथी 11th और 12th में नई नई चीजों पे घिस रहे होंगे वो घिसाई आप ऑलरेडी यहां से करके जा रहे होगे। तो अगर किसी को भी डाउट हो या किसी को भी ऐसा लगता हो कि यार मेरी केमिस्ट्री बहुत अल्टीमेट लेवल पे चलती है, मुझे तो केमिस्ट्री में सब कुछ आता है, वो इस सीरीज को जो अभी तक की 2 क्लास देख ले, रियलिटी पता चल जाएगी। बिल्कुल आपको रियलिटी पता चल जाएगी। जैसा कि सतीश सर ने आपको अभी तक मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर में फील करा ही दिया होगा कि एनएससीजीएस का क्या लेवल होता है और किस लेवल को वो टच करता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस किस लेवल के सवाल आए हुए हैं और क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक बार एक डिस्कशन। स्लाइड तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करें, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं कि हम एडवांस लेवल से स्टार्ट कर रहे होंगे। हम सबसे पहले एकदम बेसिक लुल्लू पुल्लू बातें करेंगे जिससे आपको ऐसा ना लगे कि भाई हम कहाँ पे आ गए और कहाँ फंस गए। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा जो आपको लाइव दिख रही होगी, शेड्यूल हो चुकी है ऑलरेडी। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया होगा, अभी से जाके नोटिफाई भी कर लीजिएगा। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, एकदम बेसिक बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वोलर कहाँ से आया। एक बाबा था जो बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था, उसने दैवीय शक्तियों की एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी उसको बोलते हैं, वहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट हुई और ये सारी बातें कहाँ तक पहुँचती हैं। तो ये सारा जो कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है सब कार्बन से रिलेटेड है, तो हम कार्बन की भी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि यार फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, और उसके बाद हम
आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। यार आइसोमेरिज्म तो सर ऐसा टॉपिक है जो हमको क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, बट दिक्कत इस बात की है कि आइसोमेरिज्म के सवाल मैंने एनएससीजीएस के पेपर में देख लिए। तो मैंने आपको सोचा लगे हाथों आपको बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे नहीं बट एक बेसिक लेवल पे आपको जानकारी देनी चाहिए मुझे आइसोमेरिज्म की, इसलिए हम आइसोमेरिज्म भी डिस्कस करेंगे। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर तो यार सब लोग जानते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो उन मॉलिक्यूल्स को जिनसे आप मिलने वाले हैं, जिनके आप रिएक्शंस देखने वाले हैं, उनके नाम तो सबसे पहले आप सीखोगे ही ना, तो नाम भी हम आपको सिखाएंगे। और जैसे हमारे दो तरह के नाम होते हैं, एक हमारा घर वाला नाम होता है बाबू सोनू मोनू, और एक हमारा स्कूल वाला नाम होता है या फॉर्मल नाम होता है। उसी तरह से कुछ घर वाले नाम हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के देखेंगे जिनको हम कॉमन नेम्स बोलते हैं। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे, जहां से मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं जब 2025 का मैंने पेपर देखा ना तो मेरी मतलब हालत एकदम टाइट हो गई, क्योंकि रूह कांप गई थी, रूह कांप गई थी। क्योंकि ऑर्गेनिक मैंने सोचा यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ही पूछा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टॉपिक से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सारे के सारे सवाल आए थे, यानी कि 2025 का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर केवल और केवल इसी टॉपिक से बना था। और इसमें इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवाल थे कि अगर आपको ये चीज आ गई तो आपके पास इतना एज रहेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो द्वार है जिसको अगर आपने लांग लिया, पार कर लिया, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जेब में है। मैं जब 11th या 12th में, आईआईटी बॉम्बे वाला द्वार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आईआईटी बॉम्बे वाला द्वार भी वही द्वार जिसको आदर्श भैया टक से छू के वापस आ गए थे। सर कार्बन एंड कंपाउंड से नहीं होगा क्या पूरा? भाई अगर तुमको लगता है कि कार्बन, जैसे आदर्श भैया को भी लगता था कि कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ा लो सर जी बस हो गया ना काम खत्म है, तो मैंने वही आदर्श भैया से भी बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कार्बन एंड कंपाउंड से हो जाएगा तो फिर आप फिजिक्स इतना एडवांस लेवल पे क्यों पढ़ा रहे हो। मैंने तो सीधे यही पूछा था, क्यों पढ़ा रहे हो भाई? ऐसे तो वो जानते हैं मेरे जीन्स में केमिस्ट्री है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात थी, इसलिए फिजिक्स लेने गया मैं। हाँ मतलब आदर्श भैया को केमिस्ट्री बहुत आती है, बट इनको दूसरी वाली आती है, इनको और लोगों से केमिस्ट्री बनाना आता है, ठीक है, ये वाली नहीं आती। पिताजी का बिजनेस थोड़ी खाएंगे। हाँ बिल्कुल बात सही है ना, तो ठीक है। तो जीओसी एक ऐसा प्यारा टॉपिक है जिसमें हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और ये सारे टॉपिक्स जैसे बॉन्ड फिजन से अगर आप देखें तो 2025 में 3 सवाल आए हैं, है ना, कि मतलब किस तरह से बॉन्ड टूटता है, रेडिकल कैसे बनता है, कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन कैसे बनते हैं, और फिर आगे की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड एनर्जी कैसे देखी जाती है, सॉल्वेंट्स किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे देखे जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन किस किस तरह से हम वेरी करा सकते हैं। ये बातें हम केमिकल बॉन्डिंग में भी देखते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बेसिक्स देखेंगे हम कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन किसको कहता है, रेजोनेंस क्या होता है, ये सारे फिनोमेना देखेंगे। और लास्ट में एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे आएंगे जो कि बहुत अपने आप में प्यारा टॉपिक है। उसके बाद हम कार्बोकेटाइंस के बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको वैसी कुछ बात बता दूंगा कि आपके सर के ऊपर से निकल जाए, बहुत प्यार से इसको समझाया जाएगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो फॉर्मेशन देखेंगे इसका, इसकी कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ाया जाएगा आपको, जो कि अपने आप में जेई में भी एनएससीजीएस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार सवाल पूछा गया है। अगर आगे चलेंगे तो कार्बन फ्री रेडिकल्स हमारे पास आएगा, और कार्बन फ्री रेडिकल्स मैं आपको इसलिए पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मैंने इसके भी सवाल देख लिए गलती से। तो मैंने सोचा यार जब सवाल देख ही लिए हैं तो हाथों हाथ अगली बार कुछ इसका एक्सटेंशन भी पूछा जा सकता है, तो भाई आपका दायित्व बनता है। उसी गलती से सर इनको पढ़ा भी देना है, बस उसी गलती से आपको पढ़ा भी दिया जाएगा, से जेई में एज भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली, सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि भाई आपको वही कंटेंट दिया जाएगा जो हम अपनी जेई के बैचेस में देते हैं, ठीक है। तो हमने और सतीश सर ने बिल्कुल इसी तरह से सब कुछ प्लान किया है कि जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो उसका डायरेक्ट फायदा आपको 11th 12th और जेई की जब या नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको डायरेक्ट फायदा वहां पे मिलेगा। और एक चीज सर जो एनएससीजीएस की तैयारी से आपको मिलने वाला है ना, हाउ टू अप्रोच योर क्वेश्चंस। एग्जैक्टली अप्रोच सीख गए तो 11th 12th की आधी जर्नी तो तुमने ऐसे ही कवर कर दी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तो भाई 11th याद 12th रखना। में जब बच्चा आता है ना वो परप्लेक्स्ड या इतना ज्यादा असमंजस में इसीलिए रहता है आधे टाइम, तो इसीलिए क्योंकि यार 10th और 11th का लेवल इतना डिफरेंट हो जाता है ना Contrasting सर। difference है। 10th में तो अगर हम मान लीजिए 10 सवाल हैं, 15 सवाल है, 100 सवाल है, वो एक पर्टिकुलर सेट से ही आने हैं। हाँ, हाँ। और अगर हम वो सेट पढ़ के चले गए, जैसे आप उस दिन मुझे बता रहे थे कि 18 क्वेश्चन की, अगर मैंने वो 18 क्वेश्चन बता दिए हैं जहां से घुमा फिरा के पेपर आ जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर सेट में से सवाल आता है। 11th और 12th या जेई में नीट में यही दिक्कत है
कोई पर्टिकुलर सेट नहीं है जिसमें से सवाल आएगा, यही सोच के, क्योंकि आदर्श सर ने भी पेपर दिया था और अब आदर्श मुझे सर क्यों थोड़ा केमिस्ट्री में 99% आया सर जेईई मेंस में। भाई माइक ड्रॉप। तो सब लोग आदर्श सर ओपी लिख देंगे चैट में और मतलब अब बैठ जाइए, ठीक है ठीक है, हम समझ गए कि आदर्श सर बहुत ओपी है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि भाई एल्कीन्स, एल्काइन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बहुत बेसिक बात है, क्योंकि ये 10th के लिए भी रेलेवेंट है और साथ साथ 11th में तो ये पूरा एक चैप्टर है कि एल्कीन्स, एल्काइंस और एल्केन्स के बारे में कुछ हम रिएक्शंस देखेंगे। कुछ सवाल पूछे गए हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में, ओजोनोलिसिस के बारे में सवाल पूछा गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा एल्कीन से रिलेटेड, वहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो हम ये सारी बातें भी करने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो अगले पेज, हाँ, फिर लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। मैंने ये भी देखा कि भाई जो कार्बन फैमिली है हमारी, यानी कि ग्रुप 14, उससे भी रिलेटेड काफ़ी कुछ सवाल पूछे गए, प्लस आपके 10th के लेवल पे कुछ बहुत बेसिक बातें हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम, जैसे आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि यार इथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिलाना चाहिए नहीं मिलाना चाहिए, उसकी माइलेज बढ़ती है या नहीं, गाड़ी खराब हो जाती है, इंजन खराब हो जाता है, हम वो सारी चर्चा भी करेंगे कि इथेनॉल एज अ फ्यूल कैसा है, उसको हम पेट्रोलियम में मिला सकते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पढ़ाई जाएंगी और फिर हम कंपैरिजन करेंगे कुछ बहुत कॉमन कंपाउंड्स का, जैसे मिथेनॉल का, जैसे इथेनॉल का। इथेनॉल आप जानते होंगे, वही चीज़ें जो आपको बहुत प्रिय है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग को उसका सेवन करते हुए, है ना, और मिथेनॉल वो चीज़ है जिसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब मिला देते। आदर्श सर ने एक बार कर लिया था, बट उनकी आंखें जाने की वजह उनका दिमाग चला गया। मैंने नहीं, आपने गलत वाला किया था तो आपका दिमाग गया, आपकी आंखें। इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली बात, मतलब गडकरी जी भी पढ़े हैं यहाँ से? अब बिल्कुल गडकरी जी भी पढ़ सकते हैं और मैं उनको पूरी तरह से गलत नहीं ठहराऊंगा, बट हम देखेंगे कि क्या उसके पीछे लोचा है और क्यों उसका इतना विरोध हो रहा है, क्या पूरी तरह से नहीं, मतलब थोड़े तो। हाँ, थोड़े तो भाई सब लोग देखो, थोड़े तो हमाम में सब नंगे हैं, ठीक है। तो खैर अच्छा, और फिर हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेंगे। फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का क्लेंजिंग एक्शन, जो कि इस बार मतलब 10th में भी एनसीईआरटी में दिया गया है और 12th में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां भी इस टॉपिक का मेंशन है। तो हम अभी देख लेंगे यार, 12th में जाके क्यों पढ़ना, अभी पढ़ लो, ठीक है। खैर तो और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14, इसके बारे में भी एक आध सवाल मैंने देखे, तो मैंने सोचा कि इसको एक बार ब्रीफ में टच कर देंगे और एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा सवाल आया हुआ है, तो अगली बार हो सकता है और भी सवाल उससे आ जाए। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अब यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सारी वो थ्योरीज पढ़ेंगे जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया गया, सोचा कैसे गया कि भाई हमें क्यों एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए, या जो ये 118 एलिमेंट्स हैं हम इनको कैसे अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग रोज में क्लासिफाई करके पढ़ सकते हैं, अटेम्प्ट क्यों किया गया, सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हम पढ़ेंगे, मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दिया, उसने एक फॉर्मल क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली की और वहां से सब कुछ मामला स्टार्ट हुआ। फिर हम आज की जो पीरियोडिक टेबल है हमारी वो भी पढ़ेंगे, उसका क्या लॉ है वो भी पढ़ेंगे, और हम फिर सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और फिर इन सारी चीजों का एप्लीकेशन अलग अलग जगहों पे कहाँ लगता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो 11th का टॉपिक है, बट क्योंकि कुछ अच्छे सवाल आ चुके हैं तो हम ये सब अभी ही पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा, हम ये भी देखेंगे कि क्यों अलग से 100 से ज़्यादा वाले एलिमेंट्स, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, उन एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर हम अलग से क्यों करते हैं, हम ये भी देखेंगे। खैर, अगर आगे बढ़े तो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बढ़ेंगे, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप ये समझेंगे कि किस तरह से अलग अलग मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, अलग अलग नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उनको हम एक ग्रुप पे कंबाइन करके पढ़ लेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे मेटल्स को कैसे उनके ओर्स से, उनके मिनरल से निकाला जाता है, हम अलग अलग ओर्स को लिस्ट डाउन करेंगे, इसके भी सवाल आए हुए हैं। अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी किस प्रकार से होती है और किस तरह से वो वेरी करती है, किस तरह से उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि भाई उन मेटल्स का जो ओर्स से निकालने का तरीका है वो बदल जाता है अगर उनकी रिएक्टिविटी बदल रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी यहाँ पे पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, जैसे आपको पता होगा कि मेटलर्जी में बहुत सारी प्रोसेस होती है, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग प्रोसेस होती है,
कुछ स्पेशल प्रोसेस को हम यहाँ देखेंगे, फिर हम करोजन भी देखेंगे, और एलॉयज एक ऐसा टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक, जो कि 12th में भी कई बार टच किया जाता है, तो इसको हम यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। जैसे आदर्श सर अलॉय है सर केमिस्ट्री और फिजिक्स के। बिल्कुल बिल्कुल, आदर्श सर बहुत तगड़े अलॉय हैं, और मतलब इनकी प्रॉपर्टीज असल में जैसे अलॉयज में दो अलग अलग मेटल्स जुड़ के और प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती है ना, वैसे आदर्श सर भी एक एनहांस्ड वर्जन है ना। खर्चा ही ठीक है। खूब करते हैं सर। हाँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पे आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे रिएक्टिविटी जिस मेटल की सबसे ज्यादा होती है ना, वो टॉप पे होते हैं, वैसे ही आदर्श सर है ना, पीछे से। ठीक है। खैर, अच्छा, फिर मोल कॉन्सेप्ट जो कि सतीश सर ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, मैंने बस यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया ताकि हम मतलब आप ये Sense of देख लें, completion। ताकि आप ये देख पाएं कि ये सारे टॉपिक्स टच किए गए हैं, प्लस इनके क्वेश्चन भी कराए गए हैं, ठीक है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे सीधे सर आ जाता है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर भी सतीश सर इस समय पढ़ा ही रहे, और ये सारे टॉपिक्स आपको टच कराए जाएंगे। स्पेक्ट्रा हमें देखना पड़ेगा, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्योंकि उससे सवाल अभी तक देखे नहीं गए हैं, बट हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि क्या पता कल को सवाल आ जाए, तो वो भी आपको ब्रीफली टच कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपके लेवल पे जितना हो सकता है वो भी ब्रीफली टच किया जाएगा। सर प्रेडिक्टेबल तो नहीं है NSCGS बिल्कुल, का पेपर। मैंने यही देखा, और सतीश सर और हम जब पेपर मिलके देख रहे थे, तो हमने यही देखा कि भाई प्रेडिक्टेबिलिटी जीरो है इस पेपर की, कुछ भी पूछ दे रहा है, कहीं से भी पूछ दे रहा है, किसी भी साल में कुछ भी पूछ दे रहा है, तो ये नहीं मान के वही चलेंगे। मद्देनजर रखते हुए हमें ये पढ़ना अति आवश्यक है, और ये चीज सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी काम आएगी। Exactly, Quantum exactly. mechanical model बिल्कुल। आपको एक जगह तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो सिंपल सा तरीका है, देख लो सर, आगे बढ़े। और उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आएंगे, जहां पर हम अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। बहुत सारी तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है भाई, मतलब यही तो पूरे केमिस्ट्री का फंडामेंटल है कि दो लोग मिलेंगे, आपस में रिएक्शन होगी, कुछ ना कुछ तो जब दो लोग मिलते हैं तो होता ही है ना, वैसे ही या तो ब्रेकअप होगा या तो कुछ नया बनेगा। एग्जैक्टली भाई केमिस्ट्री है ये, यही होता है, ब्रेकअप बनेगा होगा या फिर पैचअप होगा। हाँ, सिंपल है, और बाकी चीजें भी होती हैं। तो हम इसमें बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे आदर्श सर की जिंदगी, और उनकी जिंदगी में chemical reaction। उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, ये सब हम देखेंगे इन कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से। उसके बाद इन कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि जब आदर्श सर का ब्रेकअप हुआ या पैचअप हुआ, तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई और एब्जॉर्ब हुई। एग्जैक्टली, तो वहां पर हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे, किस रेट से उनका ब्रेकअप या पैचअप हुआ, वहां हम देखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि हम केमिकल काइनेटिक्स वाले पार्ट में भी घुसेंगे, और अगर आदर्श सर की जिंदगी में कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुई होगी तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। रहने दो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट, जिसको आप 11th क्लास में आते ही आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर को बहुत ही प्यारा चैप्टर है। यहाँ पर हम बहुत बेसिक पहले बातें करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनकी पीएच कैसे देखी जाती है। अच्छा, उससे पहले एसिड बेस्ड थ्योरीज जो है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट लोगों ने, एक आर्हेनियस बब्बा, एक हमारे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी साहब, और एक इनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लुइस साहब। इन तीनों ने बहुत प्यारी एसिड एंड बेसिस की थ्योरी दे रखी है, वो थ्योरी भी हम देखेंगे। उसके बाद हम पीएच का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इनके दिल का भी, इनके दिल का भी, बिल्कुल। और सॉल्टी है वो। अरे सर, टेस्ट नहीं करना था। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीएच कैलकुलेशन पे आपके एनएससीजीएस के पेपर में, क्योंकि बहुत सारे केसेस कवर किए गए हैं, तो हम भी सारे केसेस यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद बफर सोल्यूशन पाएंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पाएंगे, देखेंगे ये सारी चीजें क्या होती हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा, इंपॉर्टेंट है। नहीं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं है, मतलब मैंने देखा तो एक भी सवाल था नहीं, तो अगर बता देंगे, आप बोलेंगे तो बता देंगे। अगर तुम्हारी क्षमता बचे इतने के बाद क्षमता बचेगी तो हम अगर तुम जिंदा हो तो सुन लेना। 8 चैप्टर दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे चारों 8 चैप्टर। तो मतलब जो भी लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि भाई 4 चैप्टर करके हो जाएगा, वो इस सीरीज को, जो कि अभी तक आपने देख रखा होगा कि सतीश सर कितना शानदार कंटेंट दे रहे हैं, मतलब मैं भी देख के पागल हो गया कि भाई साहब इतना प्यारा डिलीवरी विद इतना ज्यादा कंटेंट आपके लेवल पर आपको दिया जा रहा है। तो भाई अब मैं भी कोशिश करूंगा इनके नक्शे कदमों पे चलने की। और लास्ट में हम ये जो कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उनको भी हम डील करेंगे। और इसके साथ हमारा एनएससीजीएस का सर सिलेबस खत्म होता है। रिश्ता वही, सोच नहीं। हाँ, रिश्ता वही, सोच नहीं। मेहनत बहुत सारी। तो आदर्श सर, क्या लगता है आपको कि अगर इतना कोई बंदा कंप्लीट कर ले रहा है तो सर, अगर किसी ने इतने टाइम में इतना कर लिया
AIR 1000 के अंदर तो इजीली है सर, जेई बहुत आराम एडवांस से, में। बहुत आराम से, बहुत आराम से। क्योंकि मतलब जो लर्निंग इज हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, ये इनका हो जाएगा। हाँ, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, और हाँ। उस स्लो प्रोसेस के दौरान ये पूरी केमिस्ट्री अगर पढ़ लेते हो जो हाँ। 2 साल में पढ़ते हैं लोग, सोचो। और हम तुम्हें ऐसा पढ़ाएंगे कि हम्म। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम सीख जाओगे चीजों को। फिजिक्स में तो देख ही रहे हो। एग्जैक्टली, फिजिक्स में, बायो में और केमिस्ट्री में अभी तक जैसा आपने देखा है, बिल्कुल उसी लेवल का कंटेंट आपको परोसा जाएगा थाली में। ट्विंकल मैम सर, हाँ भाई साहब, मतलब Hats off. मजा आ गया भाई, मजा आ गया कि कैसा कंटेंट अभी तक आपको दिया गया है। जब मैंने खुद देखा मेरी रूह खुश हो गई भाई। तो उनके जैसी बायोलॉजी सर, क्या मतलब वो एक्सप्लेन करती हैं, मतलब मजा शानदार, शानदार। मैंने तो मतलब जोक्स मुझे तो अपार्ट, बायो पसंद नहीं थी, हाँ। बायो वाली पसंद थी, यहाँ पे बायो भी पसंद। मैं वाह। तो सर PCMB वाह, वाला वाह। हूँ। मैं तो बायोलॉजी दरवाजा वहाँ है। ये PCMB वाले, ये दोनों तरफ के लोग अच्छे लगते हैं। चोचले हैं सर, चोचले हैं, ये और कुछ नहीं। PC अच्छे थे, ये PC हाँ। अच्छे थे। बायो क्यों पढ़ी तुमने? अरे होगा कोई। ये सर, सब मेरे को कुछ- सिर्फ बायो वाली पसंद थी, इसको दोनों पसंद थी सर। मतलब सब कुछ पढ़ा नहीं जाता सर, कुछ चीजें किसी के चक्कर में की जाती हैं। सही तो बात है, शिद्दत। ठीक है। तो नहीं, जोक्स अपार्ट, आदर्श सर मतलब जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, हम कितना भी उनका मजाक उड़ाएं, बट यार वो कंटेंट आपको इस लेवल पर पढ़ाना, और जिस डेडिकेशन के साथ ये बंदा लगा रहता है, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत ही शानदार बंदा है। बट हाँ, ऐसा थोड़ा बस कि डेली यार- के दो तीन कर रहा था कब ये लाइन लाएंगे लास्ट नहीं, ऐसा थोड़ा कि फिर मजाक नहीं उड़ाएंगे इनका, ठीक है। डेली के 2-3 शॉपिंग लगते हैं भाई को बस। हाँ। 2-3 नए शर्ट्स, बाकी तो देख लेता है वो खुद। बाकी सब इनका हो जाता है, लेकिन भाई बहुत शानदार तरीके से ये आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और मुझे भी बहुत देख के मजा आता है भाई, किस तन्मयता के साथ, किस डेडिकेशन के साथ ये आपको पढ़ाते हैं। और फिर सतीश सर का तो क्या ही कहना, मतलब जब मुझे इनके कमिंग फ्रॉम यू। नहीं बिल्कुल, जब मुझे बोला गया कि भाई आप भी ओलंपियाड कॉर्नर पे कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, तो जब मैंने ऑलरेडी देखा कि सर किस लहजे में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो पहले तो मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब हुई कि यार ऐसा कैसे पढ़ा पाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं पिछले कुछ सालों से जेई पढ़ा रहा हूँ, और मतलब हम लोग एक फ्लो में पढ़ाने लगते हैं, और बच्चे भी अडेप्ट कर लेते हैं। हम अभी मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुझे आपके हिसाब से अडेप्ट करना है, कि आपको, क्योंकि आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, आप सीख पाएँ इतनी सारी चीज़ें कम समय में, और वो भी इफेक्टिवली। तो मुझे आपके हिसाब से अडेप्ट करना है, और थोड़ा सा आपका सपोर्ट लगेगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ही, और बाकी सब पूरी टीम का साथ है ही। तो कोशिश करेंगे कि यार बहुत अच्छे से सब कुछ कवर अप हो पाए, और आप NSC GS के एग्जाम को फोड़ सके। हम तो देखो, पूरी टीम तो साथ आ चुकी है, अब बारी है आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने की। एग्जैक्टली। बाकी हम लोगों पे छोड़ दीजिए। और भाई ट्रस्ट अस। एक और बात कि यार आपको इस लेवल का कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा तो ढिंडोरा पीटो यार, कि हम 8th में होके, 9th में होके, 10th में होके इस लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो अपने दोस्तों यारों में शेयर करो कि भाई ओलंपियाड कॉर्नर पे इतनी डेडिकेटेड टीम आपके लिए काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, और थोड़ा सा हमें भी मतलब मोटिवेशन मिलता है कि जब आप लोग कुछ अच्छे कमेंट्स कर देते हैं, मतलब आप लोग क्लास में आ जाते हैं, हमारे साथ लगे रहते हैं, तो हमें भी देख के अच्छा लगता है यार, चलो हमारा पढ़ाना सार्थक है। और सर, हमारी टीम में इनसे ज्यादा बड़े बच्चे नहीं है, ये Exactly. 1-2 साल ही बड़ा होंगे आदर्श सर। 1-2 साल मतलब, और ट्विंकल मैम तो आपसे छोटी है, हाँ देख बिल्कुल। लेना वो। ठीक है, तो ऐसी यंग एनर्जेटिक टीम है हमारी। भाई क्लास में जाके बोल मत देना, नहीं तो मैम हमें, ठीक है, बस उम्र में छोटी है। बाकी ठीक है, डरा के रखती है। देखना डायग्राम तो देखा ही होगा तुमने। हाँ भाई। वही फेंक के मारेंगे। तो बस इसी नोट पे हम खत्म करते हैं। आपको पूरा सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से चीज़ें चल रही होंगी, और बाकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलग से भी सेशन ले रहे होंगे, आप उसकी बिल्कुल टेंशन न ले, और जो जो आप डिमांड करते जाएंगे वो हम करवाते जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेशंस में ज़रूर आएँ, देखें कि किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। मैं तो ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ना ही हमारी टीम में से कोई भी बोलता होगा कि आप ब्लाइंडली सेशन को लाइक कर दें या चैनल सब्सक्राइब कर दें। नहीं, आप पहले देखो कि किस लेवल का कंटेंट आपको परोसा जा रहा है। देखो कि कुछ नहीं, क्लास मत देखो, PDF उठा के देख लो भाई, हम तो नोट्स भी देते हैं, PDF उठा के देख लो क्या कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप अप्रिशिएट करके जाएं, अच्छे कमेंट्स लिख कर जाएं, सेशन को लाइक करके जाएं, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, और बस मिलते हैं अब आपसे क्लासेस में, और जुड़ेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है सर, यहीं पे खत्म किया जाए। बस बिल्कुल सर, धन्यवाद सभी को।